हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ITS CT 02 की, है ना। केमिस्ट्री इंडिविजुअल टेस्ट जो चल रहा है आपका, जिसका पोर्शन था CT 02 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड पीरियोडिक टेबल, है ना। मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन। तो ये है आपका CT 02, जिसमें पहला क्वेश्चन ही कर दिया है यहाँ पे। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिल्वर नाइट्रेट के लिए मोलर कंसंट्रेशन और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच क्या कोरिलेशन है, ग्राफ करेक्ट बताना है। तो पहले मैंने बताया था आपको कि किसी भी सॉल्ट में अगर एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तो वो सॉल्ट या वो इलेक्ट्रोलाइट क्या माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिल्वर नाइट्रेट में आप देख रहे हैं नाइट्रेट आयन स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोनेंट है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये भी ध्यान दीजिए आप, मैंने बताया था आपको कि लैम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी के बीच जो कोरिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेवी-हेकल-ऑन-सीगर इक्वेशन। डेवी-हेकल-ऑन-सीगर इक्वेशन में याद होगा आपको, मैंने प्लॉट करवाया था। फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी, है ना। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ग्राफ सही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही ये इक्वेशन अप्लीकेबल होता है, वीक के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। मैंने बताया था ये भी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट नहीं होता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ कैसे जाएगा, पैरेलल यहाँ स्ट्रेट चला जाएगा और ये वाई एक्सिस को कट करेगा इंटरसेप्ट पे, जहाँ पे वैल्यू होती है लेमडा एम नॉट, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आइए अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ बोला हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डेंसिटी पे डिपेंड करेगी या चेंज नहीं होगी डाइल्यूशन करने पे। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू होती है 1 या 100%। इसका मतलब होता है कि जितने भी आयन थे सब टूट चुके हैं, कोई नया आयन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी अगर आप वाटर मिलाएंगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से ये आयंस जनरेट करता है, आयनिक बॉन्ड को और तोड़ता है, न्यू आयंस जनरेट होते हैं। लेकिन ये केस केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट में चलता है। स्ट्रॉन्ग में अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी 1 है या 100% है, तो कोई न्यू आयन जनरेट नहीं होंगे। तो पानी करता क्या है, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने पे पानी आयन के बीच की मोबिलिटी को कम करता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डज नॉट चेंज कंसिडरेबली ऑन डाइल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल दिया है कि सोडियम सल्फेट का डाइल्यूट सोल्यूशन है, यानी एक्वस Na2SO4 का एक्वस सोल्यूशन है, और जिसको इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइज करवाया जा रहा है। कैथोड और एनोड का प्रोडक्ट बताना है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई सॉल्ट एक्वस फॉर्म पे होगा विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट तो वहां पे डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी आप यूज करेंगे। अगर सोडियम सल्फेट को तोड़ें तो सोडियम टूटेगा Na+ में और ये टूट जाएगा सल्फेट SO4 2- में। इसके अलावा वाटर के आयन भी जनरेट होंगे, यहाँ पे एक्वस में वाटर के भी आयंस होंगे H+ और OH-। ये भी मैंने बताया था कि कैथोड पे कौन जाता है, कैट आयन। कैथोड पे वो कैटायन जाएगा जिसका SRP ज्यादा होता है ना। तो कैथोड पे यहाँ पे 2 कैटायन है। कैथोड पे Na+ और H+ में कोई एक कैटायन जाएगा, जिसमें अगर देखेंगे आप तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हाइड्रोजन होता है नीचे, यानी हाइड्रोजन की SRP ज़्यादा होगी। कैथोड का रिएक्शन क्या होता है, कैथोड पे कौन सा आयन जाता है जिसकी SRP ज़्यादा होती है, सोडियम और हाइड्रोजन में ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन की SRP ज़्यादा होगी। कैथोड पे आयन आएगा हाइड्रोजन, कैथोड पे रिएक्शन होता है रिडक्शन, यानी ये हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। कैथोड का प्रोडक्ट हो गया हाइड्रोजन। अब बचा यहाँ पे एनोड पे आप देखेंगे एनोड पे जाता है एनायन, 2 एनायन है, सल्फेट है और हाइड्रोक्साइड है। अगर आप बात करें सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में, तो हाइड्रोक्साइड की डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी ज़्यादा होती है। ये भी मैंने बताया था, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी ज़्यादा होगी एनोड पे वही एनायन आएगा, यानी एनोड पे कौन सा एनायन आएगा, हाइड्रोक्साइड, और ये फाइनली कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडाइज होके, है ना। तो
कैथोड का प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन, एनोड का प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है 1 मोल AgNO3, कॉपर सल्फेट दे दिया है, इसका भी अमाउंट दे दिया है 1 मोल। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तीनों के मोल्स 1 दे दिए हैं और बोला है नंबर ऑफ फेराडे का रेशियो बताइए, करेक्ट रेशियो बताइए। तो मैंने बताया हुआ है चार्ज का एक ट्रिकी फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला होता है मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फेराडे, ये फॉर्मूला मैंने बताया है। तो अगर तीनों को कंसीडर करेंगे, तीनों के मोल्स दिए हुए हैं सेम, यानी तीनों का मोल सेम, तीनों का एन फैक्टर, सिल्वर नाइट्रेट का एन फैक्टर 1, कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर 2 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का एन फैक्टर 3, है ना। तो अगर बात कर लेंगे सिल्वर नाइट्रेट की, तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, सिल्वर नाइट्रेट के लिए Q1 मान लूं तो केवल एन फैक्टर बचेगा, ये हो जाएगा 1F। कॉपर सल्फेट के लिए चार्ज की वैल्यू मान लूं अगर Q2 है तो ये कितना आएगा 2F। मोल इक्वल है तो कंपैरिजन केवल एन फैक्टर पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 3F। अगर आप कंपेयर कर लें यहाँ पे, मोल यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 1, मोल यहाँ भी 1 है क्योंकि सबका मोल इक्वल दिया है, तो बोला है तीनों का रेशियो बताइए 1:2:3। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोला हुआ है कि सिल्वर डिपॉजिट होगा और चार्ज दे दिया है यहाँ पे, Q की वैल्यू दे दी है 241.25 कूलम। अमाउंट ऑफ सिल्वर बताना है, चांदी का मास आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। और चलिए, तो इसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी मैंने लिखा था मोल इंटू फेराडे इंटू एन फैक्टर। चलिए आइए, चार्ज की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 241.25, मोल नहीं निकालना है आपको, मास निकालना है। तो मोल को तोड़ेंगे क्या बनेगा, मास, और सिल्वर का मोलर मास कितना होता है 108 फराडे। एक फराडे में मैंने बताया है 96,500 कूलम चार्ज होता है। यहाँ कूलम में चार्ज है तो उसको भी कूलम में करना पड़ेगा कन्वर्ट। सिल्वर नाइट्रेट का इनफैक्टर होता है 1। यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिल्वर का मास यहाँ पे आएगा 0.27 ग्राम, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन 4th। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में पास करेंगे तो एल्यूमिनियम जो डिपॉजिट हो रहा है 13.5 ग्राम है, अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है। फिर से वही क्वेश्चन, चार्ज का फॉर्मूला मोल इंटू फेराडे इंटू एन फैक्टर, चार्ज निकालना है, मोल नहीं दिया है, मास है, तो 13.5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का एन फैक्टर 3 और यहाँ पे फेराडे, आंसर फेराडे में है तो फेराडे को कूलम में कन्वर्ट मत करिएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप तो ये हो जाएगा 3 9 जा, और इसको कट करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फेराडे के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला हुआ है कि अगर साई यहाँ पे SRP को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। SRP होती क्या है, SRP यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, सारे ऑप्शन में देखेंगे आप, और बोला है यहाँ पे इनॉट सेल निकालिए। इनॉट सेल अगर निकालेंगे तो इनॉट सेल का फॉर्मूला मैंने बताया है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, है ना। अगर आप बात कर लेंगे यहाँ पे सेल की, गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में 2 चैम्बर होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू दोनों हाफ सेल्स कनेक्ट होते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। ये होता है एनोड, इधर वाला राइट साइड वाला होता है कैथोड। कैथोड होता है राइट साइड, कैथोड हो जाएगा राइट साइड, और एनोड हो जाता है लेफ्ट साइड। एनोड पे ये भी मैंने बताया है, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, इसका भी ट्रिक मैंने बताया था, OCR। कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होता है, रिडक्शन। चलिए, तो SRP ऑफ कैथोड किस साइड है, राइट साइड है ना। तो ये हो जाएगा, और SRP को रिप्रेजेंट कर रहा है साई से, तो ये हो गया राइट, और एनोड है लेफ्ट साइड, ये हो गया साई L। ये हो जाएगा साई L।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में है यहाँ पे ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल निकालना है और रिएक्शन दे दिया है। रिएक्शन और एसआरपी दोनों वैल्यू दी है। यहाँ दे दिया है टिन है, 2 मोल फेरिक आयन है, कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल फेरस आयन में, और यहाँ पे टिन 2+ आयन में कन्वर्जन हो रहा है। ये हो गया एक्वस, ये हो गया एक्वस, ये हो गया सॉलिड। एसआरपी वैल्यू भी दे दी है। ई नॉट दे दिया है फेरिक टू फेरस, इसका ई नॉट दे दिया है प्लस 0.77 वोल्ट। फिर यहाँ दे दिया है ई नॉट SN2 + 2 SN, इसकी वैल्यू दे दी है -0.14 वोल्ट। बोला हुआ है ई नॉट सेल निकालिए। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया हम लोगों ने, SRP ऑफ कैथोड है ना, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर ई नॉट की वैल्यू भी दी है और सेल रिएक्शन भी दिया है तो कैथोड और एनोड का सिलेक्शन आप रिएक्शन से करेंगे, है ना। कैथोड क्या होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है, Fe3+ जा रहा है Fe2+ में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, यानी आयरन हो गया कैथोड। ऑब्वियस सी बात है, टिन क्या हो जाएगा, एनोड। टिन हो गया एनोड। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर एक और चीज मैंने बताया था कि उसके पहले आपको चेक करना है कि ई नॉट ये SOP है या SRP। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये SRP वैल्यू है, ये भी SRP है और ये भी SRP है। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। SRP ऑफ कैथोड, कैथोड है आयरन, आयरन की SRP है प्लस 0.77 माइनस SRP ऑफ एनोड, एनोड है यहाँ पे टिन। सिंप्लीफाई करेंगे आप 0.77 प्लस 0.14, ये वैल्यू आ जाएगी 0.91 वोल्ट, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11th का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11th का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कुछ मेटल्स हैं, उन मेटल्स का सीक्वेंस दे दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर। लिखा है कि अगर कॉपर स्पून को एल्यूमिनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में स्टिर करें, स्पून है कॉपर का, सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, AlNO3 होल थ्राइस। बोला हुआ है क्या होगा। चलिए तो अब यहाँ पे मैंने बताया था मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद होगा आपको। लोअर SRP वाला मेटल अपने हायर SRP वाले मेटल को हमेशा डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम का और मेटल केवल है यहाँ पे कॉपर इंडिविजुअल फॉर्म पे, बाकी दूसरा मेटल एल्यूमिनियम एक्वस फॉर्म पे है। एल्यूमिनियम और कॉपर में कॉपर की SRP ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम की SRP कम होगी। और हम लोग पढ़े क्या है कि जिस मेटल की SRP कम होगी वो डिस्प्लेस करेगा। यहाँ कॉपर की SRP ज़्यादा है, क्या वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि इन दोनों के बीच कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, नो रिएक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 4 मेटल्स दे दिए हैं PQRS, इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है। पहली है -3.05 वोल्ट, Q की दी है -1.66 वोल्ट, R की दे दी है -0.40 वोल्ट और S की दे दी है 0.80 वोल्ट। पूछा हुआ इसे मोस्ट रिड्यूसिंग कौन है। मोस्ट रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। मोस्ट रिड्यूसिंग कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, है ना, यानी जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा वो मोस्ट रिड्यूसिंग हो जाएगा। आइए, और ध्यान देना है मेटल्स हैं, मेटल की SRP मोस्टली क्या होती है, निगेटिव होती है। तो ये वैल्यू भी कौन सी है, सारी जो वैल्यू है ये SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। अब ऑक्सीडेशन और SRP में कोरिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन होता है।
या एक और मैंने बताया था, अगर ऑक्सीडेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका सिंपल सा मतलब है कि रिड्यूसिंग एजेंट के भी क्या हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वाला कौन होगा, जिसकी रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की एबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी एसआरपी सबसे कम होगी। तो सबसे कम एसआरपी किसकी दिख रही है आपको, पी की, है ना, नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम, सबसे छोटी वैल्यू ये हो गई, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जिसका आंसर है पी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पे एक सेल दे दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, जिंक है, जिंक 2+ में, जहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दे दिया है 0.04, सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है यहाँ पे कैडमियम 2+ है, कैडमियम का कंसंट्रेशन है 0.2, कैडमियम का कंसंट्रेशन दे दिया है यहाँ पे 0.2। तो कैडमियम का कंसंट्रेशन दे दिया है यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे कैडमियम दे दिया है। हाँ, ईएमएफ निकालना है सेल का ईएमएफ निकालना है और वैल्यू भी दे दी है यहाँ पे। पहले आप ये बताइए, मैंने ट्रिक बताया था इसका ABC, सबसे पहले एनोड, फिर ब्रिज और उसके बाद कैथोड। कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होता है, कैथोड पे हमेशा होगा रिडक्शन, एनोड पे हमेशा क्या होता है, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। चलिए ये सॉल्व करते हैं। ई सेल निकालना है, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, प्रॉब्लम ये है कि आपको n नहीं पता है, आपको ई नॉट सेल नहीं पता है, तो ई नॉट सेल पहले निकाल लीजिए। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड का एसआरपी। ई नॉट की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखेंगे तो दोनों एसआरपी वैल्यू दी है यहाँ पे, और कैथोड है यहाँ पे कैडमियम, कैडमियम की एसआरपी है -0.403 और एनोड यानी जिंक की एसआरपी है यहाँ पे -0.763। ई नॉट सेल निकालेंगे आप तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, माइनस माइनस कितनी हो जाएगी, प्लस। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए ये, और ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस ये प्लस, 3 - 3 0, ये हो गया 6, 4 - 3 हो गया 7 - 4 हो गया 3, यानी 0.360 वोल्ट आ गया। ऑप्शन ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.36 माइनस 0.059, n की वैल्यू यहाँ पे जिंक 2+ में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, 2। सेम वही है कैडमियम 2+ से कैडमियम में जा रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर रहा है, 2, यानी n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। और प्रोडक्ट निकाल लीजिए, मैंने बताया था कि अगर रिप्रेजेंटेशन सही है तो आरपी यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ए की वैल्यू थी 0.2, ये है प्रोडक्ट, है ना। तो आइए प्रोडक्ट पहला कौन सा हो जाएगा, 0.04, और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे कैडमियम सॉलिड में है, सॉलिड का एक्टिव मास लेते हैं 1, यानी इसको छोड़ ही दिया जाए, और चलिए लिख ही लेता हूँ इसको। और नीचे आएगा रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट है जिंक, एक्टिव मास 1, दूसरा रिएक्टेंट है यहाँ पे कैडमियम जिसकी वैल्यू है 0.2। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन है +0.36, ऑप्शन 19 का ऑप्शन 2, है ना। ऑप्शन मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है कि एक रिएक्शन है, टिन सॉलिड में है और यहाँ पे दे दिया है सिल्वर दे दिया है एक्वस में। ये रिएक्शन हो रहा है तो कन्वर्ट हो रहा है टिन 2+ में, एक्वस फॉर्म है, और 2 मोल चांदी मिल रहा है सॉलिड फॉर्म पे। अब बोला है क्या रीज़न है जिसकी वजह से सेल का वोल्टेज बढ़ेगा, सेल का वोल्टेज निकालना है। तो ई सेल का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, ई नॉट सेल माइनस 0.059
059 अपॉन n log एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ई नॉट सेल दिया नहीं है, n की वैल्यू चलिए वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंजिंग होगी यहाँ पे टिन और सिल्वर से। जरा ये बताइए प्रोडक्ट पे कौन है, प्रोडक्ट पे हो जाएगा टिन, प्रोडक्ट पे हो जाएगा Sn2+ क्योंकि सिल्वर का एक्टिव मास 1 हो जाएगा, रिएक्टेंट में हो जाएगा Ag1+। अब आपको ई सेल की वैल्यू लानी है, इंक्रीज करनी है, तो ये वैल्यू जितनी छोटी होगी नेगेटिव वैल्यू उतनी कम, है ना। और ई सेल ई नॉट सेल की वैल्यू ई सेल के लगभग बराबर आएगी। तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम लोग टिन 2+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये लॉग वैल्यू बढ़ेगी, लॉग वैल्यू बढ़ेगी तो ये नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ई सेल की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर Ag1+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से ई सेल की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट है गैल्वनाइज आयरन रस्ट नहीं होता है, बात तो सही है, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वनाइजेशन करते हैं यानी जिंक की कोटिंग कर देते हैं, यानी ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोला है जिंक हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो जिंक आयरन के काफ़ी ऊपर होता है ना, और जिंक की SRP नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू आयरन, आयरन के कंपेरिजन में ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन 1 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 पे अगर आते हैं हम लोग तो यहाँ पे लिखा है कि एक सेल है जिसका कंसंट्रेशन दे दिया है 0.5, कंडक्टिविटी यानी कप्पा की वैल्यू दे दी है 6.67 10⁻³ यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट सबका सही है। रेजिस्टेंस दे दिया है 243 ओम। सेल कांस्टेंट बताना है यानी G स्टार की वैल्यू। मैंने फॉर्मूला बताया आपको कप्पा का G × G स्टार। चलिए कप्पा की वैल्यू है यहाँ पे 6.67 10⁻³ G दिया नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, G होता है कंडक्टेंस विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। G स्टार की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ से अगर G स्टार की वैल्यू आप निकालेंगे तो रेजिस्टेंस का साइड चेंज कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 6.67 10⁻³ रेजिस्टेंस है 243। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो G स्टार की वैल्यू मिलेगी आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.62 के आसपास, है ना, यानी सेल कांस्टेंट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, 1.62 सेंटीमीटर इनवर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान दीजिएगा, कुछ मिस यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। Cr NH3 होल थ्राइस Cl3, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे Cr NH3 होल 4 Cl2 और Cl ऑप्शन सी दे दिया है यहाँ पे Cr NH3 होल 5 Cl और ये हो गया Cl2। ऑप्शन डी दे दिया है यहाँ पे Cr NH3 होल 6 Cl3। हाँ, बोला है कि इसका मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी। तो स्फीयर के बाहर जो काउंटर आयन होते हैं अगर वो जितने ज़्यादा होंगे उतने आयन्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है तो यहाँ पे कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 0। यहाँ पे बात कर लें तो एक स्फीयर पे मिलेगा, दूसरा कहाँ मिल जाएगा काउंटर आयन पे, यानी यहाँ पे आयन्स हो जाएंगे 2। यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे आयन हो जाएंगे 3। यहाँ पे बात कर लें तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, होना तो चाहिए Cl3 बाहर, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर Cl3 अंदर कर देंगे तो एक भी आयन जनरेट नहीं होगा और ये वैल्यू हो जाएगी 0। कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा होंगे, है ना। अगर ये फॉर्मूला सही लिखा होता तो Cl3 बाहर होता, 4 आयन प्रोड्यूस होते तब ये ऑप्शन सही होता। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38
लिखा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है लेमडा EQ और कंपैरिजन है लेमडा EQ इनफाइनाइट में। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 100 टाइम लेस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के कंपैरिजन में, यानी लेमडा EQ इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू लेमडा EQ इंटू 100 हो जाएगा। कंसंट्रेशन दे दिया है 0.1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, तो अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने लेमडा EQ अपॉन लेमडा EQ नॉट या इनफाइनाइट। लेमडा EQ की वैल्यू लेमडा EQ रहने दें और इसको अगर कर दें 100 इंटू लेमडा EQ, तो वैल्यू कितनी आएगी 10 टू द पावर -2 यानी 0.01। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। लिखा है कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट नहीं है। मेटेलिक कंडक्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है, सही है। सेकंड ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा आयन के मूवमेंट की वजह से, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है करंट कैरिंग आयंस नेसेसरली नहीं होते इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो। अभी इससे बात है, ये भी सही है कि जो आयंस होंगे वो श्योर नहीं होते हैं कि इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो, ये डिपेंड करते हैं उनकी डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी पे या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किस पोजीशन पे वो प्रेजेंट है। ऑप्शन 4 देखिएगा, लिखा है मेटेलिक कंडक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ, और इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। ये ऑप्शन गलत है, उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सिंपल फ्यूल सेल का करेक्ट एग्जाम्पल कौन होगा। सिंपल फ्यूल सेल आपके सिलेबस में एक ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि कुछ जो बैटरीज हैं वो रिचार्जेबल हैं, उनमें से कौन कौन से हैं। फ्यूल सेल, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज, निकल, कैडमियम और लिथियम, है ना। तो ड्राई सेल ये रिचार्जेबल नहीं होता है, तो बात कर लें लेड स्टोरेज की, रिचार्जेबल है, निकल कैडमियम रिचार्जेबल है और लिथियम रिचार्जेबल है, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन थर्ड होगा, जिसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 4 यहाँ पे आयन दे दिया है, जिंक दे दिया है Zn2+, दूसरा दे दिया है क्रोमियम 3+, तीसरा दे दिया है यहाँ पे H+, चौथा दे दिया है फेरिक आयन, और इनका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। सारा SRP वैल्यू है, जिंक का दे दिया है -0.762 वोल्ट, क्रोमियम का दे दिया है -0.74 वोल्ट, H+ का दे दिया है 0 वोल्ट और फेरिक का दे दिया है 0.77 वोल्ट। बोला इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिएक्शन में रिडक्शन होता है, और हम लोग पढ़े हैं रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। अगर आप रिएक्शन देखेंगे चारों SRP वैल्यू है, तो जिसकी SRP सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा SRP माइनस माइनस ये 0 और ये SRP सबसे ज़्यादा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेरिक आयन। क्वेश्चन नंबर 43, आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीज 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज में, और यहीं दे दिया है कि 2 मोल मैग्नीज 3+ आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज 2+ में। इनकी इनॉट वैल्यू दे दी है, तो मैंने बताया था कि अगर कोई मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं, तुरंत इस रिएक्शन का डेल्टा G0 निकाल लीजिए। N की वैल्यू 2 है तो -NF, और E0 की वैल्यू है इसकी -1.18, तो ये हो जाएगा 1 × 1.18। दूसरे रिएक्शन के लिए डेल्टा G2 निकाल लेंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2 हो रहा है, तो ये हो गया -2F, और E0 की वैल्यू इसके लिए दी है 1.51। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आपसे बोल दिया है कि 3 मोल Mn2+ आयन जब कन्वर्ट होगा मैग्नीज में और 2 मोल Mn3+ आयन में, तो उस समय इसकी E0 निकालिए। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये थर्ड रिएक्शन इन दोनों की हेल्प से कैसे आ रहा है। ये है Mn3+, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट में चाहिए Mn2+ दिख रहा है पहले ऑप्शन पे, तो एक काम करते हैं इक्वेशन 1 को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा G1 हो जाएगा, और 3 मोल चाहिए। इक्वेशन 1 में केवल एक ही Mn2+ है। एक काम करते हैं इक्वेशन 2 को रिवर्स कर दें अगर,
तो रिवर्स करने का मतलब ये 2 मोल Mn2 प्लस इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा इक्वेशन डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस NF ई नॉट सेल ही निकालना है आपको। डेल्टा G1 नॉट की वैल्यू है 2F इंटू 1.18 और डेल्टा G2 नॉट की वैल्यू है माइनस 2F इंटू 1.51। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो -2 फैराडे से फैराडे सब में कैंसिल हो गया, -2 ई नॉट सेल, ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.36, ये होगा माइनस और ये हो गया 3.02। ई नॉट सेल यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो इसका ई नॉट सेल जो आता है ये आ जाएगा -2.69 वोल्ट। और केवल वैल्यू नहीं बोला है, बोला है सेल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है, मैंने बताया है कि ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई सेल, क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें बोला है कि ई सेल और ई नॉट सेल अगर इक्वल होंगे तो उनके इक्वल होने का कंडीशन क्या है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है -0.059 n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। कब ये इक्वल होंगे, इक्वल तब होंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 1:1 हो, जिससे log 1 की वैल्यू 0 आए और ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक सेल दे दिया है जिसमें है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहा है H+ आयन में, फिर ये H+ आयन फिर से कन्वर्ट हो जा रहा है हाइड्रोजन गैस में, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है H+। प्लेटिनम का यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दे दिया है P2 और पहले वाले हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दे दिया है P1। H+ का कंसंट्रेशन दिया नहीं है तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 मोलर। मैंने बताया है कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो कंसंट्रेशन स्टैंडर्डली आप लेंगे 1 मोलर। बोला है यहाँ पे कि ई सेल निकालिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए SRP और SOP दोनों वैल्यू होती है 0। रह गया ई सेल का फॉर्मूला, तो ई नॉट सेल 0 बचा गया, -0.059। इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। पहला प्रोडक्ट कौन होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट हो जाएगा पहला P2 और दूसरा वाला हो जाएगा P1। सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पे, और ये बेसिक फार्मूला रखा है तो यहाँ पे -0.01 नहीं रखिए, यहाँ पे रखिए RT/NF होता है तो ये हो जाएगा RT/2F, है ना। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड।